सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं साइंस का मॉडल सेट 4 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें कि फुल मार्क जो है 40 और समय आप लोगों का 1.5 घंटे का दिया जाएगा। और दोस्तों प्रश्नों की संख्या 19 रहेगी, जिसको जो है 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मॉडल पेपर को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर से सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर के ही आधार पर और मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है, क्योंकि इसको लेकर जो है जैक के सचिव ने खुद कहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ साथ आपका एनसीईआरटी बुक से भी तैयारी करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन ए से जो है पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है, यानी कुल मिलाकर आपका 10 अंक हो गया। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो देखिए पहले जो है विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध आप लोगों को दर्शाना है, संबंध आप लोगों को बताना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध भी समानुपात आई होता है। ठीक है, यानी कि भी समानुपात जो है आई होता है। उसके बाद लिखना है कि भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई इंटू आर, यानी कि धारा और प्रतिरोध जो है गुणन होता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि जहां R जो है प्रतिरोध स्थिरांक है, आप लिखें या ना लिखें वो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, इसका आपका अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगला जो कह रहा है कि एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो एम्पियर को भी परिभाषित किस तरीके से करना है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको लिखना है कि जब किसी तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश होता है, तो उसका काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाती है। उसके बाद आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का इसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि लंबाई कम करने पर प्रतिरोध घट जाता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, कि अमलगम जो है किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख देना है कि एक ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु बड़ा होता है उसे अम्लगम कहते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था और बार बार मैं कह रहा हूं कि कार्बनीकरण जो चैप्टर है, जिसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो सदस्य सब है, एल्केन, इल्काइन, मिथान, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितना भी है उन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस सब में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का कंफर्म आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि एथीन का आणविक सूत्र जो है C2H4 है, इसमें कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो देखिए दोस्तों एल्किन जो होता है ये एक एकल आबंध होते हैं, एकल आबंध होते हैं इसमें। ठीक है, एक संयोजी आबंध होते हैं। आपको क्या लिखना है कि एल्किन में जो है एक संयोजी आबंध होते हैं। उसके बाद यहाँ पे परिभाषा लिखना, देखिए मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए C कितना है, 2 गो है, तो C जो है आपको एकल बंधन के अनुपात 2 गो लिख देना है। उसके बाद H जो है यहाँ पे 4 गो आपको सिर्फ आपको इस तरीके से H जो है दे देना है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सहस्रांश सूत्र के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी प्रकार जो है आप लोगों को इस लिख देना है। ठीक है, ये हो गया H, देखिए H 4 गो हो गया और C जो है 2 गो हो गया, इसी के आणविक सूत्र में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परिभाषा उसी का लिख देना है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है परिभाषा लिख देना है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर बताने से पहले कि आप लोग कई सारे बच्चे ये कॉमेंट करते हैं कि सर PDF सेंड कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PDF जो है लगातार मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से,
और जो हमें पर्सनली जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं लगातार जो है आप लोगों को इसका जो है PDF सेंड कर रहा हूं। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इसका लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट का कहेंगे PDF मांगेंगे तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो है आंसर की ओर चल लेते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि जैव विविधता परितंत्र में स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बराबर रखती है तथा पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। यह प्रजाति की विलुप्त दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, कहता है समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देना है कि ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य जो है एक समान होता है, उसे समवृत्त अंग कहते हैं। जैसे कि हो गया पक्षी के पंख और कीट के पंख। देखिए दोनों का पंख की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, उड़ने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण के अनुरूप आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग दैनिक कार्य में, दैनिक जीवन कार्य में बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे आप पता चलता है कि आप जो है पर्यावरण के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो उसमें से सिर्फ एक को आप लोगों को लिख देना है अपने भाषा के अनुरूप। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि मैं बाजार जाते समय थैला ले जाता हूँ और प्लास्टिक के प्रयोग कम से कम करता हूँ, और प्लास्टिक के औद्योगिक निम्नीकरण पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से आपको भी आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों सेक्शन बी से दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। कहता है चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर देना है कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध हो। पहला कहता है कि 1 ओम होना चाहिए और दूसरा कहता है कि 11 ओम होना चाहिए। तो देखिए 1 ओम लाने के लिए जो है आपको जो है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला उपयोग करना है, और 11 ओम लाने के लिए आपको श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला है उसको प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे 1 ओम यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जो है 1 ओम प्राप्त करने के लिए हमको जो है समांतर क्रम संयोजन का जो है उपयोग करना होगा। तो देखिए R1 जो दिया गया था, R1 दिया था 2 ओम, R2 3 ओम और R3 जो है वो आपका 6 ओम दिया गया था। तो देखिए R1/R का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए R1, R2 और R3 का जो मान दिया गया था उसके अनुरूप यहाँ पे उसके जगह पे बैठा देना है, यानी कि रख देना है। उसके बाद इसका जो लघुत्तम होगा, देखिए 2, 3, 6 का लघुत्तम तो 6 हो जाएगा, तो 2 से 6 में भाग देंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3 बार में, तो इसका यहाँ पे 3 लिखेंगे। इससे करेंगे तो 2 बार में होगा, इससे करेंगे 1 बार में, तो उसको जो है ऊपर में 2 और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2, 1 और 3 को, 2, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6/6 होता है, तो 6 और 6 कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में, तो यही हो जाएगा आंसर आपका 1 ओम, ठीक है। किससे प्राप्त किए, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त किए, ठीक है। तो चलिए इसकी का देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो इसी में कह रहा था कि 11 ओम प्राप्त करने के लिए, देखिए 11 ओम प्राप्त करने के लिए जो है श्रेणी क्रम संयोजन का जो है उपयोग करना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में उसको जोड़ना होगा। जिस तरीके से R1, R2, R3 का जो है पहले मान लिख देना है कि क्या क्या मान दिया गया था। और दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको याद रखना है। हर हाल में इसको जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस
कंफर्म आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और देखिए इसको क्या करेंगे, 2 3 6 जो प्रतिरोध दिया गया था, मान दिया गया था, इसको सिर्फ हम जोड़ देंगे तो 6 3 9 9 2 11, तो क्या हो गया 11 ओम हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, किससे निकाले, श्रेणी क्रम संयोजन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 10 नंबर है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया ना दोस्तों आप सभी के लिए, ये जो है आपका कार्बनीकरण जो चैप्टर है जिसमें कि संतुलित हाइड्रोकार्बन और संतुलित हाइड्रोकार्बन है, उसी से ये पूछा गया है। और मैं बोला भी था कि उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ऑफलाइन क्लास में भी बताया है, ऑनलाइन क्लास में भी बताया और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O, NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों आप समझिए कि Na2 का यानी कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 11, ठीक है, 11 होता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये होता है 2, ठीक है, इस तरीके से 2 8 1, यानी इस तरीके से लिखते हैं 2 8 1। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 6, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है 6। तो क्या करेंगे, देखिए इसका Na का जो है ये पॉजिटिव होता है, इसका 2 गो इसके पास, इसका पॉजिटिव यहाँ पे इसके पास हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास क्या गो है 2 गो पहले से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो Na2 देखो Na और Na ये 2 गो Na हो गया और Na2 ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि O जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए O2 माइनस चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको संरचना सूत्र आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनों के अनुरूप, ठीक है। देखिए इसी का दूसरा दिया गया है कि Na2, तो Na2 का आप लोग अभी बताएं, Na2 11 होता है, Cl जो होता है वो 17 होता है। तो 17 हम कैसे निकालेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया 8 2 10 और 7 17 हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे ये जो इसका सोडियम था, सोडियम का 2 जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन में जितना भी था जो 17 था इसके पास आ जाएगा, तो इसका जो बनेगा Na+Cl-, तो इसका तो बन जाएगा क्या NaCl। इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो MgO का क्या होता है, मैग्नीशियम का जो है ये क्या होता है, देखिए ये 1 चार्ज में होता है, ठीक है, 1 चार्ज में होता है। तो इसका Mg का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा Mg2+ और O2-, जिसका हो जाएगा MgO, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2+ और 2- हो जाएगा, तो ये तो माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी MgO बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। कहता है कि संयोजन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए इसको परिभाषा भी लिखना है और आपको क्या करना है, एक एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaO+H2O, तिरचिन क्या हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया करने के बाद हो जाएगा CaOH पर ब्रैकेट 2 हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार लिखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उस प्रकार भी इसको जैसे में आपको उदाहरण देना है, क्योंकि एक उदाहरण मांगा गया था, तो उदाहरण लेना है कि CH4+ Cl2, यानी कि CH4 और क्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया करेंगे ये बनेगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया CH3Cl+ HCl, ये आपका अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर जो है कहता है कि खाद्य जाल क्या है और एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। खाद्य जाल क्या होता है, एक उदाहरण के अनुसार आप लोगों को इसमें बताना है। तो देखिए खाद्य जाल का जो परिभाषा है सबसे पहले लिखना है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे हो जाएगा कि घास टिड्डों के द्वारा भी खाई जाती है और खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है, लेकिन फिर जो है इन सभी जो आपका शाकाहारी हुआ, खरगोश टिड्डा ये सब हुआ, इसको जो है एक शाकाहारी जीवों को जो है एक से अधिक मांसाहारी जीव खाते हैं। ये आपका जो है खाद्य जाल का एक उदाहरण के रूप में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे
तीन तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो है तीन तरीका आप लोगों को बताना है। पहला लिखना है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन नहीं होने के कारण या मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दूसरा लिखना है कि इनको जलाने पर प्रदूषण होता है कि वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होगा, और प्लास्टिक को फेंक देते हैं उधर उधर तो क्या होता है कि वो जो है भूमि प्रदूषण कर देता है, यानी कि उसका विघटन ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसका तीसरा जो है आपको कारण बताना है कि यह खाद्य जो है श्रृंखला से मिलकर हमें क्षति पहुंचाते हैं। ये तीन कारण आप लोगों को बता देना है, ये तीन तरीके आप लोगों को बता देना है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया कि जीवाश्म क्या है और यह विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं, यानी कि जीवाश्म क्या है इसका परिभाषा बताना है, साथ ही यह विकास के प्रक्रम में इस विषय में क्या क्या दर्शाते हैं ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि लाखों साल पहले सजीवों के अवशेष मिट्टी के अंदर दब गए और उनका अवशेष चट्टानों में छपे मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। यह विकास प्रक्रम के विषय में यह दर्शाते हैं कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब जो है लुप्त हो गई, यानी कि पहले जीवित था अभी जो है वो लुप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए सेक्शन सी से जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए ये जो है विद्युत से जो है क्वेश्चन से लिया गया है, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्शन सी में कि किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, और सभी प्रश्न जो है 5-5 अंकों का है। देखिए इसको जो है आप लोग अच्छे से बना लीजिए। अगर 15 नंबर आ जाता है सिर्फ सेक्शन सी से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो पास हो ही जाओगे ऑब्जेक्टिव से, लेकिन लिखित में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए, पूरी तरीके से हम ताबड़तोड़ तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत जनरेटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है इसका एकदम इस पिक्चर जो बना है बहुत अच्छा तरीके से बना है, और इसको अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले कि विद्युत जनित्र क्या होता है, यानी सॉरी जनरेटर क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र भी इसको कहते हैं। उसके बाद आपको जो है इस प्रकार आपको पिक्चर बना देना है, जिससे मैंने आप यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें कि आर्मेचर है, धुरी, कुंडली, नाल, क्रोड, चक्के, ब्रूस और बल्ब, इस तरीके से आपको जो है दर्शा देना है। अगर ये पिक्चर आप लोग बना देते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा, कोई भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा, आपका नंबर 1 भी नहीं काटा जाएगा, आप इसको बना लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों हमारा जब हम एग्जाम दे रहे थे यही क्वेश्चन आया था और हम यही पिक्चर बनाए थे तो हमको फुल मार्क्स मिला था, साइंस में हमको फुल मार्क्स मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखना है फिर कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखना है कि डायनेमो में एक विशाल नाल चुंबक होते हैं जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने वाली एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में नरम नरम लोहे की पट्टी से होकर तांबों के तार को कुंडली अनेक पेच होते हैं। इन पट्टियों को आर्मेचर का क्रोड कहते हैं। आर्मेचर लोहे की एक छड़ द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिसे धुरी कहते हैं। धुरी के अंतिम छोर पर 2 वृत्ताकार चक्के जुड़े होते हैं। इन चक्के से एक एक कार्बन ब्रूस इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कार्बन ब्रूस चक्के को हल्का स्पर्श करता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये कुंडली इस पर जो है यहाँ पे लपेटा हुआ है और इसके अंदर जो है एक जो है ऐसे ऐसे करके कुंडली जो है लपेटा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे कुंडली कहेंगे। और ये ऐसे जो धारी होती है ऐसे करके मोटर में आप लोग देखेंगे, इसको आर्मेचर कहा जाता है। और ये लंबा वो छड़ जो है इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको कुंडली कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए अगला इसको आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करने के बाद। देखिए हल्का स्पर्श करता है, यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए आपको आगे लिखना है कि कार्बन ब्रूस से जुड़ा हुआ पेच को एक चालक तार से एक विद्युत बल्ब से जोड़ देते हैं और आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं।
तो हम देखते हैं कि विद्युत बल्ब तब तक जलता रहता है जब तक आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तेजी से घूर्णन करता है। इस प्रकार डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, आपको आंसर में जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है, कहता है दिए गए परिपथ में, देखिए दोस्तों ये जो परिपथ है ये कौन सा परिपथ है, ये कौन सा श्रेणी वाला कौन सा संयोजन है, तो ये जो है ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, R1 R2 ये श्रेणी क्रम में लिखा गया और यहाँ पे जो है नीचे सेल दिया गया जो कि 6 वोल्ट का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध हो R1 तथा R2 के मान क्रमशः 4 ओम और 20 ओम है तथा इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है, तो ए पहला जो कहता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा, और तीसरा कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित विद्युत धारा का परिकलित कीजिए। तो देखिए इसका तो सी नंबर तो 6 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि 6 वोल्ट ही प्रभावित हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर किस तरीके से देना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका जो नॉमरिकल है बनाना है। जो पहले R1 का मान दिया था 4 ओम और R2 का मान दिया था 20 ओम और इसका जो विद्युत का विभवांतर था वो 6 वोल्ट था। तो इसका आंसर आपको लिख देना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये जो है देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन का था। तो यहाँ पे देखिए R3 का मान नहीं दिया, तो R3 का मान नहीं लिखना है, सिर्फ R1 R2 लिख देना है। R1 का मान हो गया 4 और R2 का मान हो गया 24, तो ये 20, तो इसका टोटल हो जाता है कितना 24 ओम। ये हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसको जो है दूसरा नंबर जो कह रहा था इसका जो है धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा किस प्रकार ज्ञात करना दोस्तों, देखिए I बराबर, ठीक है, I बराबर V बटा R होता है। आप लोगों को इसके फॉर्मूला तो मैंने बताया भी था, ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखना है कि I बराबर V बटा R बराबर लिखना है। तो देखिए ये जो विभवांतर था कितना था 6 वोल्ट का था, यानी सेल जो है 6 वोल्ट का था और प्रतिरोध मेरा कितना निकला 24, तो इसका निकालेंगे 1/4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर कटाएंगे तो ये दशमलव में आएगा 0.25 ओम। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इसी का देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो है अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि साबुन की जो सफाई की प्रक्रिया होती है उसकी जितने भी क्रियाविधि होते हैं उनको समझाना है। तो देखिए इसका आंसर देना है कि साबुन के अनुश्रृंखला वाले कार्बोस्लिपर ब्लॉक के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा धुरी को जल गारी होता है और दूसरा सिरा अधूरी जो जल विरागी होता है, यानी कि जल के साथ संघनन करता है और जल के साथ वियोजन करता है, ये समझिएगा। और कपड़े धोने की प्रक्रिया में साबुन अणु का और अध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। इस प्रकार तेल के बूंद साबुन अणुओं के द्वारा गिर जाते हैं। साबुन अणुओं के द्वारा बनी संरचना को मिसेल कहते हैं। पानी डालने पर ध्रुवीय भाग पानी से अभिक्रिया करके तेल की बूंद साफ करता है। इस प्रकार जो है कपड़े साफ हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। तो देखिए मिसेल क्या है, आपका यहाँ पे परिभाषा मिला होगा तो आप इसको अच्छे से समझिएगा मिसेल को, क्योंकि मिसेल वाला जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है दोस्तों साइंस का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीसीज किससे आप क्या समझते हैं, स्पीसीज क्या से आप क्या समझते हैं, पहला है। दूसरा कहता है कि वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्या आपको लिखा गया है, यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे जीवों का समूह जिसमें आधारभूत विशेषताएं समान होती है तथा जो आपस में लैंगिक जनन करते हैं स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था कि वह कौन से कारक है जो नई स्पीसीज से उद्भव में सहायक होते हैं, सहायक करते हैं, सहायता करती है। तो देखिए इसका जो आंसर है 2 नंबर का, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, ध्यान दीजिए। उसका आंसर लिखना है कि निम्न इस प्रकार है। तो पहला लिखना है कि शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, दूसरा लिखना है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तीसरा लिखना है कि विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का जो है 19वां नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि देखिए 2 सवाल पूछा गया है 19 नंबर में। पहला सवाल है कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताइए।
तो इसका आंसर लिखना है कि जैव निम्नीकरण विशिष्ट है जिनका जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल रूपों में अपघटन हो सकता है। इसके विपरीत जैव अनिम्नीकरण पदार्थ वह है जिनका जैविक अपघटक नहीं हो सकता है। कृषि अपशिष्ट जैसा पुआल और गोबर जैव निम्नीकरण है, जबकि प्लास्टिक जैव अनम्नीकरण नहीं है। यानी कि प्लास्टिक जो है ये क्या है, जैव निम्नीकरण है, ठीक है, यानी कि अनम्नीकरण ये नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा और आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ जीवाणु द्वारा स्रावित किए जाने वाले इंसानों की मदद के लिए से कुछ समय अंतराल में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि हो जाएगा जैविक खाद, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो जैविक प्रकरणों को अपघटित नहीं होते हैं तथा पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण से बने रहते हैं। उदाहरण के लिए मानव निर्मित हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, ये अपघटित नहीं होता और लंबे समय तक के लिए रह जाता है, जिसके लिए जो है ये वातावरण के लिए भी हानिकारक है, किसान भाइयों के लिए भी हानिकारक है और खास करके जो है खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हानिकारक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग का पूरी तरह से जो है ये मॉडल सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आप लोग जो है समझ में आ गया होगा और आप जो है अपने कॉपी में इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें जो है नीचे कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ के मदद से जो है आप लोगों को व्हाट्सएप के मदद से या टेलीग्राम के मदद से मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जल्द ही मैं आप लोगों का सभी का जो है कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।